बेस्ट एंड कस डेस्टिनी के लास्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज ये फैन फिक्शन एंड हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतना सारा प्यार देखने के लिए इस फैन फिक्शन के साथ। फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक जो भी लोग कनेक्ट रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच कनेक्ट रहने के लिए। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंगुई और अंकल ने यानी अंकल कुरैन ने प्लान किया था कि वो वांग जी को मेडिसिन दे के बेहोश रखेंगे और फिर वांग जी को इमोशनली ब्लैकमेल करके इंगेजमेंट करवा लेंगे। लेकिन वांग जी ने उनके सारे प्लान पे पानी फेर दिया क्योंकि वो अब होश में भी आ गया था और उसने वो इंगेजमेंट की सारी चीज़ें कैंसिल कर दी थी। अब आगे फाइनली वो दिन आ ही गया, वो दिन आ गया जिसका मिंगुई कब से इंतज़ार कर रही थी। आज उसे उसके लांग वांग जी के साथ एंगेजमेंट हो जाएगी, उसके नाम की रिंग पहनने को मिलेगी। वो ये बात सोच के मैंने बहुत खुश हो रही है। वो सुबह ही पार्लर चली गई थी अच्छे से रेडी होने। सैलून में वो पहले अपने हेयर स्टाइल बनाती है, रेडी होती है। इतना ही नहीं, उसने इस समय जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली ड्रेस थी लैन क्लैन की वो कैरी करी है। एक लाइट ब्लू कलर का लॉन्ग पार्टी गाउन जी, सिंड्रेला लुक वाला, और बहुत सारी एक तरीके से ड्रेस से मैच होने वाली ज्वेलरी कैरी की है। देखने में वो सचमुच में इस समय एक सिंड्रेला जैसी लग रही है। पर कहते हैं ना 12 बजे के बाद तो सिंड्रेला बेचारी फ़कीर बन गई थी, ऐसा ही हाल कुछ मिंगुई का होने वाला है। उसके 12 जल्दी ही बजेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंकल कुरैन फाइनली ये सोच के कि उन्होंने नर्स से लास्ट नात में बोल दिया था कि अब वो उसे स्लीपिंग मेडिसिन ना दें, इसी वजह से अब उन्हें लग रहा है कि वांग जी को जैसे ही होश आएगा वो तुरंत वांग जी को लैंड मेंशन ले जाएंगे और वहाँ पे सबके सामने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेंगे, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम किया था कि मैं हमेशा के लिए क्लैन छोड़ के चला जाऊँगा, मैं कभी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखूँगा, मैंने शादी नहीं करी तुम्हारी वजह से और तुम ही मेरी फैमिली थे और तुम माने नहीं। इस टाइप की कुछ इमोशनल बातें करूँगा और मेरा काम बन जाएगा, ऐसा अंकल सोच रहे हैं। वो यही सोचते हैं। एकदम से रूम का डोर खुलता है तो देखते हैं कि वांग जी आराम से खड़ा हुआ है और अपना जो उसने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था उससे चेंज करके अपने नॉर्मल कपड़े कैरी कर रहे हैं। अंकल एकदम से बोलते हैं, अरे तुम्हें होश आ गया वांग जी, कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। अब वांग जी कुछ ज़्यादा रिएक्ट न करके कह के वहाँ से जाने लगता है। वांग जी घर चल रहे हो ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंकल चलिए। वांग जी चुपचाप अंकल के साथ घर जा रहा है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अंकल के ऊपर, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके अंकल इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतने गलत काम कैसे कर सकते हैं। 2 दिन तक लगातार उसे स्लीपिंग मेडिसिन पे रखने के बारे में सोचा, ये बिना सोचे कि उसका क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी सेहत पे, बिना ये सोचे कि इस तरीके से ज़बरदस्ती उसे एक रिश्ते में बांध के कभी वो खुश भी रह पाएगा या नहीं। पर वो ये समय अंकल से इस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुपचाप से अपने घर जा रहा है, क्योंकि वो इस समय सबसे पहले अपनी मदर से मिलना चाहता है। और सच्चाई ये है कि वो कल से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सोच सोच के कि विंग कैसा होगा, विंग कैसे रिएक्ट करेगा जब विंग को पता चलेगा कि वो एक तरीके से इंगेजमेंट कर रहा है मिंगुई से। विंग और ज़्यादा उससे नफरत करने लगेगा, विंग और ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाएगा। वांग जी तो पूरे टाइम यही सोच रहा था और वो ये इसी कंसर्न और इसी स्ट्रेस से घर जा रहा है, ये सोच के कि विंग और ज़्यादा उससे गुस्सा होगा। लेकिन वांग जी जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके भाई शिचेन, जंचा और उसके फादर गेट पे ही उसका वेट कर रहे हैं। तुरंत जैसे ही वांग जी की कार रुकती है दौड़ के उसके फादर जाते हैं और अपने बेटे को गेट से बाहर निकलते ही गले से लगा लेते हैं और तुरंत बोलते हैं, वांग जी तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। हाँ फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम 2 दिन से हॉस्पिटल में थे और हमें ये सोच के ही बहुत स्ट्रेस हो रहा था। चिंता की कोई बात नहीं है फादर, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर हाँ मुझे भी ये समझ नहीं आया कि मैं 2 दिन से बेहोश क्यों था, क्योंकि मुझे तो याद है कि शायद मैं थोड़ा सा वीक हो गया था या थोड़ा सा टायर्ड फील ज़्यादा हो गया था, इस कारण बेहोश हुआ था। लेकिन 2 दिन तक बेहोश रहने का चक्कर तो मुझे समझ में नहीं आया। वांग जी थोड़ा कंसर्न ऐसे शो कर रहा है जैसे उसे भी नहीं पता कि वो क्यों 2 दिन तक बेहोश रहा। सच्चाई तो वो जानता है, लेकिन वो कुरैन को अभी ये चीज़ महसूस नहीं करने देना चाहता, क्योंकि शिचैन ने उससे रिक्वेस्ट करी थी। वहीं दूसरी तरफ मिंगुई रेडी होके वेन्यू में जाने की सोचती है। वो तुरंत कुरैन को भी कॉल करती है। कुरैन उससे बोलते हैं कि नहीं वो अभी डायरेक्ट वेन्यू पे ना जाए, बल्कि वो वेट करे, पहले यहाँ से ये लोग निकलेंगे तब वो वेन्यू के लिए निकले। तो मिंगुई कुरैन की बात मान के रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुरैन
जैसे ही अंदर मेंशन में पहुंचते हैं वो तुरंत बोलते हैं, शिचैन, जंचा, तुम लोग रेडी नहीं हुए? हमें जल्द से जल्द वेन्यू के लिए निकलना था। तुम्हें पता है ना, हम लैंड क्लैन के लोग कभी लेट नहीं होते, पर अब तक तुम लोग में से कोई रेडी नहीं है। एकदम से अब वांग जी, जो बहुत देर से बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, गुस्से में पीछे मुड़ के बोलता है, कहाँ जाने के लिए रेडी होना था इन सबको अंकल? एकदम से अब कुरैन आगे आके बोलते हैं, तुम्हारी और मिंगहुई की एंगेजमेंट के लिए। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे तो इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी और मिंगहुई की एंगेजमेंट है और आपको लगता है कि आप कहेंगे और मैं तैयार होकर एंगेजमेंट भी कर लूँगा? तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए एकदम सही डिसीजन है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि यही मेरे लिए सबसे सही डिसीजन है? क्योंकि मिंगहुई से ज़्यादा अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, पर मुझे कोई लड़की मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे मिंगहुई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं मिंगहुई को कभी भी उस नज़रों से देखता हूँ। तो देखना पड़ेगा, अब अपनी नज़रें बदलो। देखो, तुम्हारे लिए मिंगहुई से अच्छा ऑप्शन कोई और नहीं है, और जो ऑप्शन तुम सोच रहे हो वो कहीं से भी उसके बराबर नहीं है, ऐसा आपको लगता है। जो मैं सोच रहा हूँ वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, और मैं विंग के अलावा किसी और से कभी भी इंगेजमेंट या शादी नहीं करूँगा। आप जो सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। अब कुरैन फिर से थोड़ा गुस्सा करके चीख के बोलता है, वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अब लाइफ टाइम तक पछताओगे। अच्छा, क्यों पछताऊँगा मैं? क्यों पछताऊँगा मैं जो सोच रहा हूँ वही होगा। मेरी लाइफ का डिसीजन मैं लूँगा। ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में लड़ाई करने लगते हैं। मिस्टर लैन, शिचैन और जंचा पीछे खड़े हुए इन दोनों की लड़ाई देख रहे हैं, लेकिन वो इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि इन दोनों के आपस में ही डिस्कस करें तो ही बेटर है। एकदम से वांग जी बोलता है, आपने मेरी लाइफ का डिसीजन ले लिया बिना मेरे मदर फादर से पूछे हुए। आपने मेरी एंगेजमेंट डिसाइड कर ली बिना मुझसे पूछे, और आपको लगता है जो आप करते हैं वो सही करते हैं? मैंने जो किया वो सही किया, ये तुम्हारी गलत फहमी है। एकदम से अब मिस्टर लैन भी गुस्से में बोलते हैं, तुमने बिना मुझसे पूछे, बिना इसकी मदर से पूछे, बिना इससे पूछे सारी दुनिया के आगे इन दोनों की एंगेजमेंट की डिक्लेरेशन कर दी। क्या सोच के करी थी तुमने ये? क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, पर वो वी वुशान इसके लिए एक बहुत बड़ा बैड लक है। तुमने देखा है जब भी वो इसकी लाइफ में आता है तो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसकी जान पे बात आ जाती है। हर बार ये बीमार हो जाता है, इसे चोट लगती है, कभी इसे कुछ हो जाता है। वो एक इसके लिए अनलकी, एक कहते हैं कर्स्ड है। बिल्कुल नहीं, वो मेरी लाइफ की ब्लेसिंग है, वो मेरी लाइफ का सबसे ब्लेस्ड पर्सन है। उसके आने के बाद मुझे फीलिंग्स आनी शुरू हुई, मुझे एहसास होने शुरू हुए, अच्छा बुरा सही गलत, उसने मुझे फील करवाना सीखा। पहले तो मैं एक रॉबोट था जो बस जीवन जी रहा था रूल्स के साथ, पर वो विंग था जिसने मेरे मन में इमोशंस जताए। वो मेरी लाइफ की ब्लेसिंग है, कार्ड्स नहीं। अब वांग जी गुस्से में चीख के बोलता है क्योंकि वो विंग के बारे में ये चीज़ सुन ही नहीं सकता। एकदम से अंकल बोलते हैं, पर अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पूरे लैंड क्लैन की बदनामी होगी। सारे क्लैन के लोग हमारा वेन्यू पे वेट कर रहे हैं। सारे लोगों को पता है कि आज तुम्हारी और मिंगहुई की शादी है। तुम्हें अपने क्लैन के लिए ये करना ही पड़ेगा। तुम्हें और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। जो एकदम से लान कुरैन बोलते हैं। अब वांग जी गुस्से में बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और सबसे बड़ी बात, मैं वो करूँगा जो मेरा मन कहेगा। रही बात क्लैन की बदनामी और लोगों के वेट करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ कोई एंगेजमेंट पार्टी नहीं हो रही है, यहाँ कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, वो न्यूज़ जो आपने पूरे उसमें फैलाई थी, मैंने एक स्टेटमेंट के साथ, वो एक फेक न्यूज़ है, ये भी बात सब लोगों के बीच में बोल दी है। तो अब कहीं कोई क्लैन की बदनामी नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद कुरैन एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इस तरह से वांग जी ने क्या। अब वो एकदम से शॉकिंग अपनी आवाज़ में थोड़े गुस्से में बोलते हैं, कब किया तुमने ये सब? कल जब आपने सोचा था कि मैं बेहोश बेड पे पड़ा हूँगा क्योंकि आप और आपकी वो प्यारी मिंगहुई बिना मेरी सेहत की परवाह करे मुझे ज़बरदस्ती स्लीपिंग मेडिसिन दे रहे थे। ये बात सुनने के बाद एकदम से मिस्टर लैन अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे को इस तरीके से पूरे दिन स्लीपिंग मेडिसिन देने की बात हुई थी। वो गुस्से में बोलते हैं, कुरैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के साथ ये करने की? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि इसकी माँ की क्या हालत है।
गलत मेडिसिन की वजह से उसकी माँ की ये हालत है। तुम्हें पता है कल ही मुझे शिचैन ने बताया कि उसकी मदर की इम्प्रूवमेंट होने का रीज़न है उसकी सारी मेडिसिन का बदलना। इसका मतलब पिछले 1 साल से वो डॉक्टर मेरी वाइफ को गलत मेडिसिन दे रहा था और अब मुझे लगता है ये काम तुम ही कर रहे थे। मैं कल से ये चीज़ सोच रहा था कि कौन मेरी वाइफ को गलत मेडिसिन देने की सोचेगा, पर अब मुझे पता चल गया है वो तुम ही थे। तुम शुरू से चिढ़ते हो ना मेरी वाइफ का ओमेगा होने से, इसी कारण तुमने उसके साथ ये सब किया और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये तुम ही थे। तुमने जब मेरे बच्चे के साथ ये किया है तो मेरी वाइफ के साथ तो तुम ये कर ही सकते हो। मतलब मिस्टर लैन गुस्से में बोलते हैं। आप कुरैन एकदम से थोड़ा शॉकिंगली मिस्टर लैन की तरफ देखता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब मैडम लैन को इस तरीके से कोई मेडिसिन दी जा रही है। बट उनका ब्रदर उनके बारे में ये सोचता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील होता है और थोड़ा गुस्सा भी आता है। बोलता है क्या बोल रहे हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम मुझ पे इतने गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हो। हाँ मुझे प्रॉब्लम है कि मैडम लाइन एक ओमेगा बन रही, लेकिन मैंने उन्हें मारने की सोचूंगा। तुमने ये कैसे सोचा? तो क्यों नहीं सोचे अंकल पापा, ऐसा आपने जो वांगजी के साथ किया है आप मेरी मदर के साथ भी तो कर सकते हो ना। आप गुस्से में शिचैन बोलते हैं। आप कुरैन देखते हैं कि किस तरीके से सब लोग, मतलब मिस्टर लैन, एक तरीके से शिचैन, एक तरीके से वांगजी, सब उसे उन्हें एक कहते हैं ना नफरत वाली नज़रों से देखना, उससे देख रहे हैं। कुरैन अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकदम से सब लोग उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। उन्हें लगा था वो एक सही डिसीजन तो ले रहे हैं तो क्या होगा। एकदम से अब दोबारा से शिचैन बोलता है क्यों अंकल, आपने एक बार वांगजी की सेहत के बारे में सोचा? इतनी गलत मेडिसिन उसे दे दी, क्या पता उसे कुछ और हो जाता, क्या पता उसे कोई और एलर्जी हो जाती या उसे कोई और प्रॉब्लम हो जाती, कोई साइड इफेक्ट हो जाता। अब एकदम से कुरैन जो बहुत अपसेट हैं, गुस्से में, उनके मुंह से निकल ही जाता है मिंगुई ने मुझे वादा किया था कि ये कोई हार्मफुल मेडिसिन नहीं है, इससे बस नींद आएगी और कुछ नहीं होगा। अब एकदम से मिस्टर लैन बोलते हैं मिंगुई आपने उस लड़की की बात पे इतना भरोसा कर लिया कि बिना किसी डॉक्टर से पूछे मेरे बेटे को कोई भी मेडिसिन दे दी। क्यों नहीं करते ये भरोसा मिंगुई की बात का? वो एक अल्फा है, अल्फा तो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। एकदम से पीछे से आती हुई मैडम लैन बोलती हैं। मैडम लैन को वहाँ देख के ऑलमोस्ट सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। मैडम लैन अपनी व्हीलचेयर पे धीरे धीरे से आगे आ रही थी, उनका सर्वेंट उन्हें व्हीलचेयर से लेके आते हैं। मैडम लैन इशारे में पहले सर्वेंट को जाने को बोलती हैं और बाकी अपनी बात पूरी करते हैं, है ना। इसी वजह से ट्रस्ट किया ना आपने मिंगुई पे, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है और अल्फ़ा तो बहुत ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट होते हैं। वो तो पैदा अपनी इंटेलिजेंसी का प्रूफ लेके ही होते हैं, है ना। मिस्टर लैन कुरैन गुस्से में मैडम लैन बोलती है। अब कुरैन बोलते हैं हाँ वो काफ़ी समझदार है, इसलिए मैंने माना। उसी समझदार लड़की मुझे पिछले 1 साल से जहर दे रही है। अगर मैं ये कहूँगी तो क्या आप मानेंगे? एकदम से वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली देखने लगते हैं। अब मैडम लैन बोलती है मुझे कल तक नहीं पता था कि मेरी तबीयत ख़राब होने का कारण वो मेडिसिन है, लेकिन अब जब मैंने सुना कि मेरी तबीयत ख़राब होने का कारण वो मेडिसिन है और कल मेरे बेटे को भी उसने इस तरह की मेडिसिन दी, तो मैं समझ चुकी हूँ कि वो ही है इन सब के पीछे। एकदम से मैडम लैन गुस्से में बोलती हैं। आप सब लोग मैडम लैन को तरफ देखते हैं। मैडम लैन बोलती है आप लोग सब लोग यहाँ से बाहर थे जब आज से 1 साल पहले मुझे अपनी तबीयत में थोड़ी सी खराबी लगी थी। मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हुई थी। मिंगुई मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। तब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि कोई सीरियस बात नहीं है, हो सकता है मेरी बॉडी में कुछ कैल्शियम और एक विटामिन की कमी है, इस कारण ये सब हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी मल्टीविटामिन खानी चाहिए जिससे मेरी ये वीकनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और मैंने उनकी वो बात मान के वो मेडिसिन खानी शुरू कर दी। वो डॉक्टर मिंगुई ने ही मुझे उस डॉक्टर से मिलवाया था और वो सारे मल्टीविटामिन मिंगुई ही मेरे लिए लाती थी। मुझे क्या पता था वो मल्टीविटामिन नहीं बल्कि वो एक जहर है जो मिंगुई मुझे दे रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की इस लेवल पे गिर जाएगी कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। अब एकदम से ये बात सुन के वांगजी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वांग बोलता है क्यों अंकल आप क्या कहेंगे? आपकी सबसे सही कैंडिडेट सबसे पहले मेरे ही घर के एक सदस्य को मारने की कोशिश कर रही है, वो क्या ध्यान रखेगी मेरे क्लैन का? अब कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि सच तो यही है। एक तरफ से मिंगुई
ने ही उन्हें बोला था कि वांग जी को वो मेडिसिन देते हैं। और अब जब इस तरह से मैडम लैन बता रही हैं कि 1 साल पहले वो ही उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी और वो मल्टी विटामिन्स बोल के दवाइयाँ दिलवाई थी, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है, गलत है। वहीं दूसरी तरफ एकदम से जंचा बोलता है, और भी बहुत कुछ है जो आप मिंगुई के बारे में नहीं जानते हैं, आज आपको वो भी पता चल जाएगा अंकल। लेकिन उससे पहले हमें इस समय उस वेन्यू पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि लांग वांग जी और मिंगुई की इंगेजमेंट हो रही है, हमें उन लोगों को जाके अटेंड करना चाहिए। अब वांग जी थोड़ा शॉकिंगली जंचा की तरफ देखकर बोलते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो सबको फ़ोन करके मना कर दिया। मैं विंग और यांग यांग और मेरी मदर की बात कर रहा हूँ। मैं अब तक उन लोगों को सच नहीं बता पाया। हो सकता है वो लोग अभी तक निकले ना हो जैन मेंशन से। तुम जाके उन्हें जैन मेंशन में जाके साफ मना कर दो। एकदम से जंचा बोलता है। वहीं से चैन थोड़ा सा शॉक होके जंचा को देखने लगता है। जंचा से इशारे में मना करता है तो वो समझ जाता है। हाँ वांग जी, तुम्हें तुरंत जाके विंग को बताना चाहिए कि तुम्हारी और मिंगुई की एंगेजमेंट नहीं हो रही, वरना वो यही सोचेगा कि अभी तक तुम्हारी और मिंगुई की एंगेजमेंट हो रही है और क्या पता बहुत सैड भी हो रहा हो। विंग अभी भी बहुत अपसेट हो रहा होगा। एकदम से शिचैन बोलते हैं। वांग जी जो खुद ये चीज़ सोच रहा था और पूरे रास्ते ये बात सोचते हुए आया है कि पता नहीं विंग कैसे रिएक्ट होगा, कितना अपसेट होगा, वो बिना टाइम गवाए दौड़ के वहाँ से जियांग मेंशन की तरफ जाता है। नहीं, जियांग मेंशन से मैडम यू और यांग यांग पहले ही निकल चुके थे। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो इस समय मेंशन में सिर्फ विंग है। जैसे ही वांग जी वहाँ पहुँचता है तो वो जोर जोर से विंग का नाम लेने लगता है। विंग 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 एकदम से अपने रूम से बाहर आता है। इस समय विंग पूरी तरह से रेडी था फंक्शन अटेंड करने जाने के लिए। उसने एक ऑरेंज कलर का थोड़ा सा ओवर साइज कोट पहना हुआ है। इतना ही नहीं, उसने वाइट कलर की एक ट्यूनिंग टाइप की जो डीप गले की अंदर टी शर्ट डाली हुई है, जिसमें विंग का ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चेस्ट दिख रही है। एक हल्की सी चेन डाली हुई है विंग और वो स्टेज के पास खड़ा हुआ वांग जी को देख रहा है शॉकिंगली। वहीं वांग जी विंग को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा अच्छे से तैयार हुए देख के काफ़ी शॉक्ड होता है। इतना ही नहीं, उसे थोड़ी सी जेलसी भी होती है क्योंकि विंग ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें उसकी चेस्ट काफ़ी विजिबल हो रही है। उसको मन में बहुत गुस्सा आता है कि विंग ऐसे कपड़े पहन के क्यों जा रहा था पार्टी में। वो एकदम से बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम इतना तैयार होके? विंग थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रेडी हो गए इस समय वेन्यू पे होना चाहिए। ऑलमोस्ट मदर और यांग यांग निकल गए हैं यहाँ से। वो तो मुझे एक मेल करनी थी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं घर पे था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वेन्यू पे होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ तुम इतना सच के कहाँ जा रहे थे? अब विंग एकदम से थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि वांग जी का अंदर का अल्फा थोड़ा सा क्या काफ़ी जेलस फील कर रहा है क्योंकि जो विंग ने कपड़े पहने हुए हैं ऑलमोस्ट उसकी पूरी चेस्ट विजिबल हो रही है। एक तरीके से वो इतना ज़्यादा रिवेनिंग है कि वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है देख के। वो एकदम से बोलता है, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अब विंग शॉकिंगली अपने आप को देखता है, फिर बोलता है, क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? इतने अच्छे तो लग रहे हैं मुझ पे। क्या हुआ, तुम्हें जेलसी हो रही है कि तुम्हारी फियांसे से ज़्यादा ब्यूटीफुल मैं लगूंगा? विंग अपने टोन वाली स्माइल देते हुए बोलता है। वांग जी को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से विंग का ये टोन वाली स्माइल देख के वांग जी से सबर नहीं होता। वो ऊपर जाता है और खींच के विंग को अपनी साइड लगा के उसे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है। विंग 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी आते ही उसे किस कर देगा, ये तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो थोड़ा सा वांग जी से दूर था। ये तुम क्या कर रहे हो? पर वांग जी जो काफ़ी जेलस है उसको बिल्कुल भी विंग को ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाने दे सका। उसे दोबारा किस करने लगता है। विंग उसे धक्का मारता है, छोड़ो मुझे किस करने की ज़रूरत नहीं है, जाके अपनी फियांसे को किस करो। वांग जी को गुस्से में बोलता है, पर वांग जी उसको तुरंत अपनी गोदी में ब्लेडेस टाइप में उठा लेता है और उसके रूम की तरफ जाने लगता है। विंग को कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। अब वो उसे गुस्से में पहले रूम में लाता है, बेड पे बैठाता है और गेट जोर से पीछे करता है। मेरे फियांसे तुम हो और तुम ही रहोगे, मेरे मेड तुम हो। और दूसरी चीज़, ये कपड़े पहन के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूम से बाहर निकलने की? इस समय इस मेंशन में वो ये अल्फा है यांग यांग, उसके सामने तुम ऐसे कपड़े पहन के जाते हो? बेचारा शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है कि ये क्या हुआ। वो बोलता है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा मन में कुछ भी पहनूं और मैं कब से तुम्हारा मेड हुआ? तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो रही है ना मिंगुई से, जाके उससे एंगेजमेंट करो। नहीं करूँगा उससे एंगेजमेंट, और तुम भी किसी और से के नहीं हो सकते, तुम मेरे हो। और ये बोल के वांग जी तुरंत विंग के ऊपर आ जाता है और उसे दोबारा से किस करने लगता है।
विंग कोशिश कर रहा है वांग जी को धक्का देके हटाने की, लेकिन वो नहीं हट रहा, बल्कि थोड़ी देर में विंग भी वांग जी की स्मेल, फेरोमोन्स और उसके किस में ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। वो भी अब वांग जी को किस बैक करने लगता है। वो थोड़ा सा अब विंग और वांग जी थोड़े से अलग होते हैं। विंग देखता है कि वांग जी की आंखों में अब आंसू हैं। वो थोड़ा सा घबरा जाता है। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में इतना गुस्सा था, उन आंखों में आंसू कैसे। अब वांग जी रोते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर होने के बारे में मत कहो। तुम सिर्फ मेरे मेट हो। तुम्हें ऐसे देखने का, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मेरा है। विंग अब वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लेकिन तुम हो, वो तुम हो जो मुझसे अपने आप को दूर कर रहे हो। तुम कर रहे हो किसी और से एंगेजमेंट। विंग भी थोड़ा सा इमोशनल होके बोलता है। इस बात पे वांग जी तुरंत विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते बोलता है, नहीं, मैं किसी से कोई एंगेजमेंट नहीं कर रहा। मैं किसी को वो राइट नहीं दूंगा जो सिर्फ तुम्हारे हैं। मुझे बहुत लेट हुआ, पर सच बताऊं, मैं ये जान चुका हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मेरे दिल में जगह बना सकता है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना रहना, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है विंग। प्लीज़ विंग, मुझे एक बार चांस दे दो। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो अपनी लाइफ में। मुझे एक चांस दे दो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को ये प्यार नहीं कर सकता। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम मेरा सब कुछ हो। ये कह के वांग जी विंग की नेक में अपने फेस को छुपा के रोने लगता है। विंग भी महसूस कर रहा है क्योंकि वांग जी के आंसू उसके गले में वो गीला गीलापन महसूस करवा रहे हैं। उसे महसूस हो रहा है कि वांग जी कंटिन्यूसली रो रहा है। अब विंग बड़े प्यार से वांग जी के सर पे हाथ देता है। ठीक है, दे देता हूँ एक चांस। वादा करोगे मुझे पहले की तरह हर्ट नहीं करोगे। एकदम से जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वो एकदम से अपने फेस को पकड़ के विंग की नज़रों में देखने लगता है। विंग बोलता है, वादा करोगी मुझे, मैं ओमेगा हूँ, तुमसे नीचा हूँ, ये फील नहीं करवाओगे। क्या वादा कर पाओगे ये? एकदम से विंग बोलता है। एकदम से वांग जी बिना मौका लगाए विंग को जोर जोर से किस करने लगता है। वो इस किस में प्रूव करना चाहता है कि वो विंग से कितना प्यार करता है। वांग जी के लिए कभी विंग ओमेगा था, इसलिए फ़र्क पड़ता ही नहीं था। वो भी उस दिन उसने जो गुस्से में कहा था वो इस वजह से कहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं विंग के भोलेपन का कोई और अल्फ़ा फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन वो विंग को नीचा मानता है, ये उसका कारण कहीं नहीं था, ना वो कभी फील करता था। कभी कभी हम गुस्से में कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो जिनका हमारे मन में कभी कोई फीलिंग या एक से कहते हैं ना मतलब नहीं होता। वो एक गुस्सा होता है जो हमारे मुँह से निकल जाता है। और वांग जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वांग जी अब किसको ब्रेक करते हुए विंग की आंखों में देखता है, कभी नहीं, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो। तुम तो इस अल्फ़ा से भी बहुत बड़े हो और तुमने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि तुम किसी भी मामले में किसी भी अल्फ़ा से कम नहीं हो। तो मेरी हिम्मत कैसे कि मैं अपने मेट को ये चीज़ फील करवाऊँ। वांग जी विंग को बोलता है और दोबारा से हंग्रेली किस करने लगता है। अब वांग जी जो ऑलमोस्ट पहले से ही विंग के फेरोमोन्स में पागल हो जाता है, अब वो दोबारा से विंग के इतने क्लोज है तो वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल रख पाता। वो धीरे धीरे अब विंग की नेक की तरफ आ गया और विंग के नेक पे शक करने लग गया। उस एरिया को शक करने लगा है जहाँ पे एक अल्फ़ा ओमेगा को बाइट करता है और वहाँ पे ऑलमोस्ट अब शक करते करते एक बहुत गहरा मार्ग भी बना दिया। अब वो अपनी आंसू भरी आंखों से दोबारा से विंग की तरफ देखता है, जैसे वो परमिशन मांग रहा हो विंग से उसे मार्क करने की, उसके साथ दोबारा से वो सब करने की जो वो उसका मन इस समय करने का कर रहा है। जो विंग की स्मेल, विंग की इस बॉडी को देख के उससे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। विंग भी अब एक तरीके से अपने सर से परमिशन दे देता है और वांग जी बिना कुछ टाइम लगाए सबसे पहले तो वो कपड़े उतारता है जो उसे बिल्कुल भी विंग के ऊपर अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा विंग की चेस्ट रियल हो रही है, और उसके साथ दोबारा से किसेस करने लगता है। इस समय वांग जी विंग की बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है। उसकी नेक से उसके निपल से उसकी नेवल से उसकी थाई, हर जगह भी किस दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वो हर किस के साथ विंग को आई लव यू बोले जा रहा है। वो विंग को फील करवाना चाहता है कि वो विंग से कितना प्यार करता है और विंग उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। वो वहीं विंग जिस तरीके से वांग जी उसे प्यार कर रहा है, उसे इस तरीके से पैम्पर कर रहा है, हर एक किस और एक तरीके से उसके साथ जो भी कर रहा है उसके बाद से आई लव यू बोल रहा है। विंग भी उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा है।
वांग जी और विंग दोनों नेकेड बैठते हैं और एक दूसरे के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे की अंदर एक दूसरे को फील कर रहे हैं। आज ये बिल्कुल भी उनके पहले टाइम जैसा नहीं है, बल्कि आज ये एक प्योर लव है। कोई लस्ट नहीं है, कोई एक दूसरे के पाने की जिद या एक कहते हैं ना एक फुली सेक्सुअल वाली फीलिंग नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक लव मेकिंग है जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के मन में प्यार है, वो एक फीलिंग, एक दूसरे को पाने की फीलिंग वो है। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इसी तरह से इन्वॉल्व मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे कर ही रहे होते हैं। तभी विंग के फ़ोन पे कॉल आनी शुरू हो जाती है। जब पर वांग जी उसे फ़ोन उठाने का उसे देखने का मौका भी नहीं दे रहा। जब वांग जी ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद वो विंग को चांस देता है कि चलो वो फ़ोन देख ले। और विंग जब देखता है उस पर यंग की कॉल आ रही है तो तुरंत बोलते हैं हाँ यंग। तो यंग उधर से बोलता है अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम सब लोग वेन्यू पे वेट कर रहे हैं, आ जाओ, तुम दोनों का सारी दुनिया वेट कर रही है। ये समय फ़ोन स्पीकर पे था तो वांग जी ने भी सुना जो यंग ने बोला। तो वांग जी बोलता है जब इतनी देर वेट कर रहे हो तो एक बार के लिए और वेट कर लो, हम अब अगले राउंड के बाद ही आएंगे। ये बात सुनने के बाद विंग शॉकिंगली आँख खोल के वांग जी को देखने लगता है कि उसने ऐसे ओपनली कैसे यंग को बोल दिया सेकंड राउंड के बारे में। तो वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? यंग उधर से बोलता है बिल्कुल भी नहीं, कोई टाइम नहीं है, और दूसरी बात यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारी वो फियांसे वो मिंगुई पागल हो जाएगी और हम सबको भी पागल कर देगी। वेन्यू पे पहुँच गई थी, पर जब वो वहाँ पहुँची थी तो शॉक्ड में उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि वेन्यू बिल्कुल खाली हॉल पर था। वहाँ कोई डेकोरेशन नहीं थी कहीं भी। उसके और वांग जी की जो एक होती है ना एंट्रेंस पे बोर्ड लगा हुआ, वो उस टाइप का कोई बोर्ड लगा हुआ था, ना ही कोई और गेस्ट था। सिर्फ कुछ लोग जिसे मिंगुई ने बुलाया था, यानी उसके फ्रेंड्स, वो कैमरामैन, वो सब थे। और वो लोग भी काफ़ी शॉक थे क्योंकि जो जगह थी मतलब जो वेन्यू था वो बहुत सिंपल सा एक हॉल है जिसमें सिर्फ चेयर्स पड़ी हुई हैं और बहुत सारे पुराने प्लास्टिक के फ्लावर्स लगे रह जाते हैं, कुछ वो लगा हुआ है। कोई भी नहीं डेकोरेशन या कोई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस क्लैन लीडर का एंगेजमेंट पार्टी हो। मिंगुई बड़े गुस्से में अंदर आती है और चिल्ला के मैनेजर को बुलाती है, कहाँ है वो पार्टी मैनेजर, बुलाओ उसे, कहाँ है वो इवेंट मैनेजर, बुलाओ उसे। एकदम से वहाँ इवेंट मैनेजर दौड़ा दौड़ा आता है। उसके पीछे पीछे ही मतलब उसके मैडम यू, जंचा और बाकी सब लोग वहाँ पहुँच गए थे, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो गुस्से में बोलती है ये क्या डेकोरेशन कहाँ है, क्या तैयारी करी है ये आपने? ये होती है एक क्लैन लीडर की एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी? कहाँ से आपको लग रहा है कि एक सेक्ट लीडर की एंगेजमेंट पार्टी है? कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, क्या ये कहीं से भी वो नहीं है जो मैंने आपको पिक्स भेजी थी। एकदम से गुस्से में मिंगुई बोलती है। वो इवेंट मैनेजर बोलता है पर मैम आज तो कोई इवेंट ही नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया था ना। अब मिंगुई शॉकिंगली उसे देखती, किसने बोला तुम्हें वो कैंसिल हो गया था? किसने बोला ये? गुस्से में थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए मिंगुई बोलती है। एकदम से वो इवेंट मैनेजर बोलता है सर ने मेरे पास मिस्टर वांग जी का कॉल आया था, उन्होंने साफ कहा था कि अब कोई इवेंट नहीं हो रहा है, इवेंट कैंसिल हो गया है। मिंगुई शॉकिंगली वहाँ खड़ी हुई है और वो देख रही है। तब वो शॉकिंग, मैं तो वहाँ शॉक में खड़ी ही थी। तभी वो देखती है कि मैडम यू, लैन फैमिली, जंचा, शिचैन सब लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। पर वो सब लोग एक नॉर्मल कपड़ों में थे, कोई भी पार्टी वेयर में या पार्टी ड्रेसेस में नहीं था, सिवाय मैडम यू और यंग को छोड़ के। एकदम से मतलब मिंगुई दौड़ते हुए कुरैन के पास पहुँचती कहती अंकल ये क्या कह रहा है? सचमुच में लांगवांग जी ने ऐसा कहा? आप तो मुझसे कह रहे थे आप लांगवांग जी को मना देंगे, पर लांगवांग जी ने ये कब साफ मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए मना कर दिया क्या? अंकल आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुरैन जो काफ़ी खुद शॉक्ड है, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस टाइप से हो सकता था मिंगुई का सच, जैसे मैडम लैन ने बोला है। तो एकदम से बोलते हैं हाँ वांग जी ने साफ मना कर दिया, वो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दो मिंगुई, पर मैं उसे मना नहीं पाया। एकदम से ये बात सुन के मिंगुई को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो एकदम से पीछे की तरफ जाके उसे उन चेयर्स को, उन टेबल को जोर जोर से हाथ मार के गिराने लगती है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप कि लांगवांग जी ने आपकी बात नहीं मानी होगी। ये बोलिए ना कि आप भी उसके तरह मान गए उस ओमेगा के चक्कर में, यही हुआ है। तो आप भी उसकी बातों में आ गए।
आपने एक बार भी सोचा कि मुझे कैसा लगेगा? आपने क्यों नहीं लांगवांग जी को मनाया? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरी और लांगवांग जी की आज एंगेजमेंट करवा देंगे, तो क्यों नहीं कराया? अब कुरैन बोलते हैं मैंने कोशिश करी थी लेकिन नहीं मान रहा वो, मैं क्या करूं? क्यों? आपको ज्योतिष ने बताया था ना कि मैं उसके लिए कितनी लकी हूँ। आपने आप ज्योतिष की बात पे भी भरोसा नहीं किया। एकदम से मिंगुई बोलती है और ये बात सुन के कुरैन को एकदम से शौक लगता है कि मिंगुई और ज्योतिष की बात तो कुरैन ने मिंगुई को बताई ही नहीं। इवन वो बात तो फ़ोन पे हुई थी, तो मिंगुई को कैसे पता चला? अब कुरैन थोड़ा शॉकिंगली मिंगुई की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि मुझसे क्या बोला था उस ज्योतिष ने? अब मिंगुई थोड़ा घबरा जाती है और बोलते मैं वो, इसका मतलब तुमने ही उसे पैसे दिए थे ये बोलने के? एग्जैक्ट वही लाइन जो ज्योतिष ने मुझे बोली तुमने मुझसे बोली, इसका मतलब तुम और वो ज्योतिष मिले हुए थे, है ना? अब कुरैन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। अब मिंगुई थोड़ा और गुस्से में जाती है आप ऐसे क्यों रिएक्ट करो जैसे सारी मेरी गलती है? शुरुआत तो आपने ही करी थी ना, आप ही कहते थे ना मेरे सामने कि मेरे से पहले वांग जी की लाइफ में वो एक ओमेगा था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अब जब मैं और वांग जी एक साथ हो सकते थे तब आपने कोशिश क्यों नहीं करी? मिंगुई बल्कि और गुस्सा करके कुरैन की तरफ बोलते हैं। कुरैन मिंगुई का इस रूप को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि हमेशा स्वीट सी बन के मीठी मीठी बातें करने वाली मिंगुई इस तरीके से उनके ऊपर चीख चीख के पड़ रही है। क्या ये मिंगुई असली मिंगुई है जिसके बारे में अभी मैडम लैन और बाकी सब लोग कह रहे थे? कहीं वो सचमुच में अपने मतलब वांग जी के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले थे? वो इसी थॉट में थे। तभी पीछे से वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ एंट्री करते हैं। ये देख के मिंगुई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब वांग जी और विंग उन लोगों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अब विंग ने जो थोड़ा सा डीप गले की ट्रेनिंग पहनी हुई थी उसे चेंज करके अब गोल गले की एक होता है ना टी शर्ट टाइप डाली हुई है अंदर और उसके ऊपर कोट डाला हुआ है और उस टी शर्ट के पास से काफ़ी विजिबल दिख रहा है कि वांग जी ने विंग को अब मार्क कर दिया। वो मार्क कर जो एक अल्फा ओमेगा को मार्क करता है उसका मार्क साफ साफ क्लियरली दिख सकते हैं सब लोग। और मिंगुई जैसे ही वो मार्क देखती है तो एकदम से गुस्से में पागल हो जाती है और दौड़ते हुए विंग की तरफ जाती है और जोर से चीखते हुए बोलती है तुमने फाइनली वो कर ही दिया जो तुम प्लान करते थे। तुमने मेरे अल्फा को मजबूर कर दिया अपने आप से बात करने के लिए। एकदम से गुस्से में मिंगुई जाते हुए बोलती है। इतना ही नहीं, रास्ते में मतलब वो उसके पास आए हुए एक कांच की बोतल को वो उठा लेती है वांग जी विंग की तरफ मारने के लिए, लेकिन इससे पहले वो विंग के सर पे वो मारती तुरंत वो वांग जी बीच में आ जाता है और वो बोतल विंग के सर की जगह वांग जी के सर पे लग जाती है, जिसके कारण सब वहाँ खड़े हुए सब लोगों के मुँह से चीख निकल जाती है। एकदम से विंग भी चीख के वांग जी को पकड़ते हैं। वांग जी अब अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा हुआ है जिससे उसके सर से ऑलमोस्ट ब्लड निकल रहा है। ये देख के मिंगुई काफ़ी घबरा जाती है। इतना ही नहीं, पीछे खड़े हुए सब लोग दौड़े हुए उन दोनों के पास पहुंचते हैं और वांग जी का सर विंग अपनी गर्दन अपनी गोदी में रख लेते हैं और घबराते हुए बताए विंग वांग जी तुम ठीक हो? वहीं वांग जी अपनी नज़रें बंद कर रहा है और सडनली उसे एक फ्लैशबैक आनी शुरू हो जाती है। ये फ्लैशबैक थे उस दिन के, दोबारा से उसकी हेड इंजरी उसे उस टाइम पे ले गई, यानी उस दिन जब वो स्विमिंग पूल में था और उसे अब क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। सब लोग उसको देख के कंसर्न कर रहे हैं, सब उसका नाम ले रहे हैं विंग। वहीं सिचेन तुरंत उस मैनेजर को बोलता है कि जल्दी से फर्स्ट एड लेके आओ, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो खुद देख लेगा कि क्या हुआ है। नर्स या इतना वहाँ पे वो लोग पहुँच रहे हैं इमरजेंसी वाले। वहीं वांग जी को उस दिन का एग्जैक्ट फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि जब वो पानी में इसी तरह से गिरा था, इसी तरह से उसके सर से खून निकल रहा था, तो कोई वो ब्लैक शैडो जो उसे हमेशा पानी में दिखती है, जो तैरते हुए उसकी तरफ आ रही है, आज उसे वो क्लियर दिखती है। और वो 15 साल का टीनेजर क्यूट से फेस वाला विंग था जो तैरते हुए उसके पास आ रहा है। उसे अब साफ दिख रहा है कि किस तरह से विंग उस दिन कितनी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तो इस वजह से वो स्ट्रगल करते हुए अब तैरते हुए वांग जी के पास आ रहा था। वो किस तरीके से वांग जी को बार बार बाहर निकाल के ला रहा था। उसके खुद मुंह से पानी बाहर निकलता है, वो खुद उसके फेस में पानी भरा हुआ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह से उसे स्विमिंग पूल पे लेटा दे रहा है और खुद बेहोश हो जाता है। विंग भी तब मतलब विंग बेहोश उसके पास पड़ा हुआ है। वांग जी को याद आता है, फिर उसे याद आता है कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे फिर थोड़ी देर में जब होश आया था तब उसे मिंगुई और मिंगियाओ वहाँ मिले थे।
अब वांग जी को उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट सब कुछ याद आ गया। मिंगुई के इस अचानक से बॉटल की वजह सर पे मारने की वजह से वांग जी को वो सब फ्लैशबैक्स याद आ गए। वांग जी जो बेहोश था ऑलमोस्ट इसमें था मैं कुरैन और मतलब एक तरीके से मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिंगुई को, और वो गुस्से में मिंगुई को पकड़े रखते हैं ताकि वो कहीं भागे ना, ताकि वो पुलिस में उसकी कंप्लेंट करेगी। इस तरीके से उसने वो किया। अब वांग जी की फर्स्ट एड हो जाती है। लकीली वो बहुत गहरा घाव नहीं था, इसलिए तुरंत जो फर्स्ट एड था उसी से सिचैन ने उनको जल्दी से स्टिच भी लगा लिए और उनके अच्छे से बैंडेज भी कर दी, जिसके कारण अब ब्लड नहीं निकल रहा है। जब वांग जी हल्के से अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि अभी भी उसके असर विंग की गोदी में है और विंग नॉन स्टॉप रो रहा है। उसका पूरा फेस रेड हो गया है, आंखें सूजी सी हो गई हैं, उसके गाल बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं, शायद कंटिन्यूसली रोने की वजह से। वांग जी पहले अपने कांपते हुए हाथों से विंग का फेस साफ करता है और अपनी जगह बैठता है। विंग उसे बोलता है, तुम बैठ क्यों रहे हो, तुम रेस्ट करो, तुम्हें चोट लगी है, चिंता मत करो, थोड़ी देर में यहाँ पे मेडिकल टीम आने वाली है, हम तुम्हें डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अच्छे से चेक करवाएंगे, पर तुम लेट जाओ। पर वांग जी अब विंग का फेस को अब दोनों हाथों से पकड़े बोलता है, वो तुम थे ना। अब सब लोग वहाँ पे जो खड़े हैं वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि मतलब वांग जी एकदम से क्या बोला है। वांग जी बोलता है, वो तुम ही ने मुझे बचाया था, मैं दोबारा लाइफ देने वाला इंसान वो तुम ही थे ना। अब एकदम से विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है कि वांग जी को वो चीज़ें याद आ गई। पर पीछे खड़े हुए शिचैन और एक तरह से जंजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वांग जी को खुद ही वो चीज़ें याद आ गई जो वांग जी को चाह रहे थे कि बताना। वहीं यांग यांग भी बहुत खुश होता है और मैडम जी को तरफ इशारा करके बताता है, क्योंकि यांग यांग ने मैडम जी को बता दिया था कि इस तरीके से ये वाली बात जो जंचा ने और उसके सामने विंग ने बताई थी, तो मैडम जी को भी पता चल गया था। वहीं मिस्टर लैन और लान कुरैन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वांग जी क्या कह रहे हैं, लेकिन मिंगुई जो जिसे वो दोनों गार्ड कर रहे हैं और वो बीच में बैठी हुई है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि ये वांग जी क्या बोल रहे हैं। अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इतने साल से झूठ बोल के वो इस लैंड क्लैन में रह रही है, लैंड मेंशन के आयशो आराम से ले रही है। इतना ही नहीं, उसने तो मिंग्याओ के जेल में जाने के बाद और ज़्यादा नाटक करे हैं। अब उसका सच सामने आ गया, वो उसे समझ आ गया। वो अब अपना मतलब जोर जोर से रोने लगती है। विंग वांग जी को अब बैठाता है चेयर पे, नीचे से ज़मीन से उठा के चेयर पे बैठाता है। अब एकदम से वांग जी मिंगुई की तरफ देखता है, बोलता है, क्यों रो रही हो तुम, अपना सच सामने आने की वजह से या ये सोच के कि अब मैं आगे तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो सोच के? पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे ये आंसू वो जो मैं तुम्हारे साथ अब करने वाला हूँ, वो पनिशमेंट जो मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ, वो कहीं से भी कम नहीं कर सकते। अब मिंगुई जब समझ गई है कि वो जो सोच रही थी वो कुछ नहीं होगा, वो एकदम से अपने घुटनों पे बैठ जाती है और जोर जोर से रो के चीखने लगती है, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे, मैंने तुमसे जैसे इंसान से प्यार करने की जो गलती करी है ना, उसकी सज़ा मिलेगी अब मुझे पता है। इस बात पे वांग जी को और ज़्यादा किल्लत उठती है। बोलते, क्या तुम्हें सज़ा मिलेगी मुझसे प्यार करने की? तुम्हें सज़ा मिलेगी मेरे घर वालों और मुझसे झूठ बोलने की। तुमने इतने साल से मेरे घर वालों को धोखे में रखा, मुझे धोखे में रखा। तुम जानती थी ना कि मुझे बचाने वाला विंग है, तुम अच्छे से जानती थी कि वो विंग है जिसकी वजह से मैं आज सबके बीच में हूँ। तुमने क्या किया? मैं जिसे थैंक यू करना चाहिए था, उसे मेरी फैमिली के से झूठ बोल के उसकी पूरी फैमिली बर्बाद करवा दी। असलियत में तो असली गुनहगार तुम हो। तुमने इस झूठ का फ़ायदा उठा के मेरी लाइफ में अंदर क्लोज आने की कोशिश नहीं करी, बल्कि ये झूठ बोल के विंग की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की है, और उसके लिए तो तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद कुरैन शिचैन मतलब लान कुरैन और मिस्टर लैन काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब वांग जी गुस्से में अब अपने एंग्री अल्फ़ा वाले जो उसका एक होता है ना और उसके साथ
एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है मिंगुई की तरफ। और मिंगुई वो डर से काँप रही है क्योंकि ये अल्फ़ा यानी ये लांगवांग जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी आंखें लाल हैं और आज ये किसी का मर्डर कर सकता है। अब वो कोई और नहीं बल्कि मिंगुई होगी। और गुस्से में उसकी गर्दन कस के पकड़ता है और उसे ज़मीन से ऊपर उठा लेता है। ये देख के एकदम से शीचैन और कुरैन तो मतलब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लांगवांग जी पूरे गुस्से में वो उसकी गर्दन दबाता है और गुस्से में बोलता है, तुमने झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली से झूठ बोला। विंग था जिसने मेरी जान बचाई थी और मेरे ये बात भूलने का फ़ायदा उठाया तुमने। तुम्हें तो आज मैं यहीं पे मार दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मिंगुई का गला दबा रहे थे लांगवांग जी। तुरंत बीच में विंग आता है और वांग जी को रोकता है, नहीं लंजा, तुम ऐसा नहीं करोगे। इसे मार के मैं नहीं चाहता कि मेरा अल्फ़ा मुझसे दूर हो जाए। प्लीज़ लंजा मेरे बारे में सोचो, ऐसा कुछ मत करो। इसे सज़ा हम किसी और तरीके से देंगे, तुम अभी ऐसा कुछ मत करो। बेचारा विंग कोशिश कर रहा है वांग जी को समझाने की और धीरे धीरे विंग अपने फॉर्मेंस इस रूम में रिलीज़ करने लगता है जिससे वांग जी थोड़ा काम फील करे, क्योंकि वो हर बार विंग के फॉर्मेंस से होता है। तो विंग वो कर रहा है, एकदम से वांग जी थोड़ा नॉर्मल होता है और वो उसका गला छोड़ देता है। तुम सही कह रहे हो, इतनी आसान सजा इसे नहीं दूंगा। मेरा विंग कितना तड़पा है, इसकी वजह से कितना सहा है तुमने और तुम्हारी फैमिली ने, इसे इतनी आसान मौत तो नहीं दूंगा मैं। गुस्से में लांगवांग जी बोल के मिंगुई को छोड़ के पीछे जाने लगता है। तुरंत लान कुरैन बोलते हैं, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला और तुम्हारी झूठ पे भरोसा करके मैं अपने वांग जी का तुम्हारे साथ शादी करवाने वाला था। कितना बड़ा गुनाह होने वाला था मुझसे। अब बेचारे लान कुरैन अपने मन में पछताते हुए गुस्से में बोलते हैं। एकदम से मैडम लैन बोलती हैं, और नहीं तो क्या, आपका ये सोच कि अल्फ़ा ज़्यादा बेटर होते हैं, आज देख लिया आपने उसका नतीजा। इस अल्फ़ा पे भरोसा करके आपने उस ओमेगा को सजा दी जो हमारे बच्चे की जान बचाने वाला था। अब मैडम लैन गुस्से में कुरैन को बोलती है, आपको तो ज़िंदगी भर इस चीज़ का गिल्ट होना चाहिए। आप अपने आप को एक राइटफुल पर्सन बोलते हैं ना, आप कहीं से कोई सही काम करने वाला इंसान नहीं हो। आप तो दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो जो ओमेगा और अल्फ़ा के टाइटल पे इंसान सही और गलत होता है ये जज करते हो। देख लिया एक अल्फ़ा पे भरोसा करके क्या मिला और एक ओमेगा को सजा देके क्या मिला। गुस्से में मैडम लैन आप बोल रही है। मैडम लैन का गुस्सा बिल्कुल सही है। कुरैन इसी सोच के तो थे, तो उनको उसका प्रसाद भगवान ने दे ही दिया। एकदम से अब कुरैन मिंगुई की तरह पीछे की तरफ एक चेयर पे बैठ जाते हैं और अपना सर पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि अब उनकी कोई इज्जत नहीं रही। उनके पूरे एक तरीके से फैमिली वाले अब उनसे बहुत ज़्यादा नफरत भरी नज़रों से देख रहे हैं और शायद जब तक अब ये जिंदा रहेंगे ये फैमिली इन्हें इसी नफरत भरी नज़रों से ही देखेगी, क्योंकि वो कुरैन ही थे जिन्होंने बिना किसी से पूछे पहले इन दोनों की एंगेजमेंट डिक्लेयर कर दी। आज से 7 साल पहले विंग के अगेंस्ट गुस्सा करते रहे, विंग के अगेंस्ट सारे घर वालों को भरते रहे, तो वो ऑब्वियस है कि अब इन घर वालों की नज़रों में वो रिस्पेक्ट तो शायद कुरैन कभी नहीं ले पाएंगे और यही कुरैन की सबसे बड़ी सज़ा रहेगी। वो कुरैन जो एक टाइम पे राइटफुल बन के घूमते थे, सब लोग उन्हें इज्जत करते थे, अब उस कुरैन के लिए अब उन कुरैन की सारी लोगों की नज़रों में अपने लिए डिसरिस्पेक्ट देखना, नफ़रत देखना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सज़ा रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मिंगुई को जैसे लांगवांग जी ने सोचा था वैसे ही सज़ा मिलती है। लांगवांग जी उसे एक तरीके से टॉर्चर रूम में या एक तरीके से कह सकते हैं टॉर्चर हाउस में बंद कर देते हैं। उसका बाहर जाना आना सब बंद है, वो घर में वहीं बंद रहती है। जिस तरह से विंग को मजबूर किया था, उसने अपने घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मंगवाई थी, उस तरीके से वो रोज़ लांगवांग जी उसे मजबूर करते हैं कि वो लैंड मेंशन के आगे आके पूरा दिन घुटनों पे बैठे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे खाने को भी नहीं मिलता। एक तरीके से अपनी साइड से वो जितना कर सकते हैं उतना मिंगुई की एक तरीके से पनिशमेंट दे रहे हैं। उसका वो और कि वो पैसे वाली है, वो घमंड है, वो सब छीन लिया। उसकी पूरी फैमिली मतलब उसकी मदर से जो भी सारी चीज़ें थी वो सब लांगवांग जी ने टेक ओवर कर दी। अब उसके पास कोई पैसा नहीं है। पहले उसे कुछ महीने तक इस घर में रह के इसी तरीके से टॉर्चर करा, उसे परेशान किया, उसके बाद उसे रोड पे फेंक दिया भीख मांगने के लिए। अब मिंगुई जो एटीट्यूड और एक तरीके से घमंड में रहती है, अब वो मिंगुई ऑलमोस्ट पागल हो चुकी है। वो रोड पे भिखारियों की तरह भीख मांगती है। वो
और जो कैरी करती थी अपने आप को सबसे अमीर और अपने वो घमंड की, जो उसे चाहिए वो मिल जाएगा, वो सब जा चुका है। अब सिवाय भीख मांगने के, सर्वाइव करने के लिए, एक एक रुपये के लिए भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि उसकी वो ब्यूटी जिस पे वो घमंड करती थी वो भी लांगवांग जी ने ख़त्म कर दिया। लांगवांग जी ने उसके बॉडी पे छोटे छोटे कट्स लगाए थे, जिसके कारण उसकी बॉडी से जो उसकी वो ब्यूटी का घमंड है वो भी ख़त्म हो जाए। लांगवांग जी जानते हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन जो मिंगहुई ने उसकी फैमिली के साथ किया, उसकी मदर को मारने की कोशिश करी, वो उस चीज़ के लिए कभी उसे माफ़ नहीं कर सकते। इसीलिए वो इस टाइप की पनिशमेंट उसे दे रहे हैं, जहाँ एक तरफ मिंगहुई और अंकल कुरैन को उनके कर्मों की सज़ा मिल गई, वहीं दूसरी तरफ आज काफ़ी बड़ा दिन है लैन क्लैन के लिए। आज विंग और वांग जी की ऑफिशियली शादी है। वांग जी ने और विंग ने रेड रंग के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी हुई हैं। इतना ही नहीं, वांग जी ने तो अपने माथे पे लैन क्लैन का ट्रेडिशनल लैंड रिबन भी बांधा हुआ है फॉर रेड रिबन। विंग और वांग जी इन ट्रेडिशनल रेड रोब्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इस समय इस इवेंट मतलब इस हॉल में आए हुए हर किसी की नज़र वांग जी और विंग पे है। सचमुच में इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल कपल, या ये कह सकते हैं अल्फ़ा और ओमेगा हैं। और आज तो हर कोई जो यहाँ आया हुआ है उनकी नज़रें इन दोनों से नहीं हट रही। वांग जी और विंग पहले एक दूसरे के साथ मतलब वेडिंग रिचुअल्स करते हैं, बोल लेते हैं इधर हेवन और अर्थ को, फिर एक दूसरे के पेरेंट्स को, एक दूसरे को, और ये शादी कंप्लीट हो जाती है। इस शादी में आए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ देख के। मन में सोच रहे हैं कि इनकी डेस्टिनी ही थी जो ये बार बार एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं। वहीं पीछे खड़े यांग यांग ने भी कुछ दिन पहले हिम्मत करके वैंकिंग को अपने दिल की बात कह दी है, और वैंकिंग अब वीक लैंड में ही रहती है यांग यांग के साथ। इतना ही नहीं, विंग ने यांग यांग को ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है वीकलैंड की। वो वीकलैंड का संभालता भी है, ऐसा नहीं है वो वीकलैंड छोड़ रहा है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा रहा है। लेकिन हाँ, अब वो वीकलैंड सेक्ट लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है वी यांग को, क्योंकि वो जानता है कि 10 साल उसने लगाए हैं उस क्लैन को इस्टेब्लिश करने में। हाँ, उसके पेरेंट्स ज़रूर थे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हो तो आप ही भी डॉक्टर बनो। सेम चीज़, अगर उसके फादर और मदर थे क्लैन लीडर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी क्लैन लीडर बने। वो चाहता है कि जिसने सचमुच में इस क्लैन के लिए काम किया वो ये क्लैन लीडर बने, यानी या तो सॉन्गलैंड बने या वी यांग बने। इसलिए उसने अपनी ये पोजीशन वी यांग को दे दी है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी काफ़ी खुश है ये सुन के कि कभी भी वी यांग और विंग की कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं थी, क्योंकि उसे मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कहीं उसके पीछे इन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके विंग को कोई और टच करे, कोई और उसके विंग को अपना बनाने की कोशिश करे। इस वजह से फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। सब लोगों के मन में इस चीज़ की बहुत खुशी है, इवन हमें भी बहुत खुशी है कि फाइनली हमारे वांगशन कपल मिल गए। और आज का फैन फिक्शन यहीं रुकता है। आई नो गाइज, एंडिंग थोड़ा सा मैं जो सोची थी उस टाइप से नहीं हो पाई। मैं कुछ सीन ऐड करना चाहती हूँ, या आप चाहते हो देखना कि इनके मैरिड लाइफ क्या ऐसे होगी, 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर मैं इसके ऊपर बनाऊँ या ना बनाऊँ, या आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आप तक इस फैन फिक्शन को जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। ये फैन फिक्शन में मैं यही दिखाना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन नहीं थे, बट एक स्टोरी थी जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से दो लोग अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में, कभी अलग होते हैं कभी मिलते हैं। तो आई होप आपको मेरी फैन फिक्शन और स्टोरी अच्छी लगे। थैंक यू सो मच अब तक मेरे फैन फिक्शन के साथ कनेक्ट रहने के लिए। थैंक यू।